बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। एज वी नो दैट द सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, और ये टू डायमेंशनल मोशन की एक केस स्टडी के तौर पे हमने स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन और उसकी टाइप्स और उससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 43 PHY 301 BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड सेमेस्टर इवनिंग के लिए है एंड दिस इज फॉर द सेमेस्टर फॉल 2021. So in the previous lecture, we have a detailed discussion on the projectile motion, and the projectile motion is also the example of two-dimensional motion, जिसके अंदर बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रही होती है, और वो साथ साथ जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। देन जो है प्रोजेक्ट जिस तरह के रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकाला हमने, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाला, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। सिमिलरली आज के लेक्चर के अंदर जो है हम सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होती है, और ये कितनी टाइप्स की होती है। और टाइप्स के लिहाज से जो है हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफरेंस स्टडी किया जाएगा। देन वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि अगर हमें यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, सैम्पल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए देखें हम वन बाय वन किस तरह से इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से स्टडी करेंगे। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव अ थ्री एग्जांपल्स जो एक एनिमेशंस के तौर पे आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे जो शार्क है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के गिर्द घूम रही है, इस बंदे के गिर्द, जो कि शो कर रहा है कि दिस इज द सर्कुलर मोशन। सो एज यू कैन ड्रॉ अ सर्कल बाय योर पेंसिल, तो ये भी आपके पास एक सर्कुलर मोशन है। इसके अंदर बॉल जो आपके पास पेंसिल है इट इज़ रोटेटिंग, और आपका हैंड जो भी है वो भी रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन। सो सिमिलरली सर्कुलर मोशन जो है वो किसी सर्कुलर पाथ के गिर्द भी हो सकती है, जिसके अंदर एज यू कैन सी हियर रेड पॉइंट जो है वो सेंटर पे है, जबकि जो ब्लू पॉइंट है वो इस सेंटर के गिर्द घूम रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट के गिर्द क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इस तरह की सिचुएशंस अगर हो जिसके अंदर आपके पास थ्रू आउट द पाथ सेंटर से उसका डिस्टेंस पाथ का हमेशा सेम रहता हो, तो इस तरह की सिचुएशंस को हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ है। और जब कोई बॉडी इन पाथ के ऊपर मूव करती है तो दीज आर कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। सो यू कैन डिफाइन द सर्कुलर मोशन एज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। और किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग बॉडी की जो भी मोशन होगी इट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। सो with respect to the types, we can divide the circular motion in two types. One is the uniform circular motion and the second is the non-uniform circular motion. तो जो सबसे पहली टाइप है it is related to the स्पीड, और ये स्पीड की बुनियाद पे डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है ये वो टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर स्पीड ऑफ द बॉडी जो है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड ऑफ द बॉडी है वो नॉन वेरिएबल होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम या ज़्यादा होती रहती है। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। So, the uniform circular motion is that when a particle moves in a circle with constant speed, the motion of the body is called uniform circular motion. तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करे with constant speed, याद रखें this is talking about the constant speed not velocity। तो इस तरह की जो मोशन होगी that will be called as a circular motion, और ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी। As you can see here in this figure a lady is rotating his hand, जिसके अंदर साथ एक स्ट्रिंग बांधी गई है और इसके साथ एक बॉल या बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सो एज यू कैन सी हियर
कि ये साइड व्यू के अंदर हमें दिख रहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ है। अगर हम इसका टॉप व्यू स्टडी करें तो एज़ वी नो दैट कि ये जो बॉडी है वो एग्ज़ैक्टली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और ये तब तक एक पाथ में मूव करती रहेगी जब तक ये लेडी एक जैसी स्पीड के साथ इसको घुमाती है। अगर ये लेडी अपने हैंड की स्पीड को कम या ज़्यादा करती है तो ऑब्वियसली उसकी वज़ह से इसका जो पाथ है वो चेंज हो सकता है एज़ वेल एज़ सेकंडली इस बॉडी की जो स्पीड है वो भी चेंज होती है। सो ये आपके पास क्या बन सकती है, ये नॉन यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन भी बन सकती है। लेट्स सपोज़ दैट कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे इस बॉडी को बाँधा गया है, अगर वो अचानक से टूट जाती है, तो ये बॉडी जो है इस सर्कल से एस्केप कर सकती है और ये 8 पॉइंट लाइन ऑफ मोशन को फ़ॉलो करती हुई जाएगी, जो कि सर्कल के ऊपर क्या ड्रॉ कर रही है, टेंजेंट ड्रॉ करिए। सो याद रखिएगा कि बॉडी जो है जब भी सर्कुलर मोशन में होती है तो वो ऑलवेज़ ट्राई टू फॉलो द टेंजेंशियल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी और सर्कल जो टेंजेंशियल पॉइंट्स को फॉलो करती है इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ज़्यादातर जो वेलोसिटी होती है इसके लिए वो टेंजेंट होती है। जैसा कि आप इन सिचुएशन में भी देख सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आपके केस के अंदर जो है वो कांस्टेंट स्पीड की बात की जाएगी ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज़ जो वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन में क्या हो रही होती है चेंज हो रही होती है जैसा कि आपको इस एनिमेशन में भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो ब्लू एरो है, ये बॉडी के रेडियस को रिप्रेज़ेंट करता है और स्ट्रिंग को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जबकि जो आपके पास ऑरेंज एरो है, ये बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो हर सर्कल में जब वो घूम रही होती है, तो इस ऑरेंज एरो से आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो क्या रह रही है, वो डिफरेंट हो रही है। हालाँकि ये जो वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है, वो इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है, वो ओवरऑल सेम रह रही है, जिसका मतलब ये है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, बट इसकी ओवरऑल तौर पे जो डायरेक्शन है, वो थ्रू आउट द पॉइंट्स हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो इस वजह से हम इसके लिए ये कहेंगे कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रह रही है बट वेलोसिटी चेंज नहीं होती बिकॉज़ वेलोसिटी का कंसर्न डायरेक्शन के साथ भी है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है जिसकी वजह से आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है। सो the second important thing that is related to the force, there will be a force and therefore an acceleration। तो द कॉन्सेप्ट ये है कि जी जहाँ पे अभी तक तो हमने वैसे स्थूली तौर पे फोर्स की कोई बात नहीं की, बट अगर हम समझने की खातिर अगर ये बात करें तो जहाँ पे फोर्स होगी, फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इसी तरह से अगर हम देखें तो जब कोई बॉडी सेंटर में रहने की कोशिश करती है तो इसका मतलब ये है कि जब सर्कुलर मोशन होती है तो आपका जो फोर्स है वो बॉडी को क्या रखती है टुवर्ड्स द सेंटर रखती है। सो दैट्स व्हाई हम इसको कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा और फोर्स दोनों ही सिमिलर डायरेक्शन में होंगे और दोनों ही एक दूसरे पे क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो एज यू कैन सी हियर कि आपके पास ये जो बॉडी है, ये बॉडी जैसे-जैसे मूव करती जा रही है, वैसे-वैसे आपके साथ इंडिकेशन है, जो कि आपको ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरह से आपके पास जो है, वो वेलोसिटी और फोर्स का कांसेप्ट आपस में रिलेट कर रहा है। एज़ यू कैन सी हियर द ब्लू एरोज़ आर द रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी जबकि जो रेड एरोज़ हैं और ग्रीन एरो जो है वो दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को और फोर्स को। तो इसमें जो रेड एरो है वो रिप्रेजेंट करता है जी फोर्स को, जबकि ग्रीन एरो जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं एक्सेलरेशन और दोनों ही पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन और फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। जबकि आपके पास जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल टू द पॉइंट है। अगर हम सर्कल को समझें तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हुआ सर्कल के जा रहा है ये, तो इसको हम कहते हैं ये टेंजेंशियल पॉइंट है और वेलोसिटी टेंजेंट टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर पाथ है। जबकि आपके पास जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। और आइए देखें कि किस तरह से हम जो है वो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि आपके पास यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बने और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या होगा, आपकी जो मोशन होगी दैट इज़ द यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन।
और इसके अंदर जो स्पीड होती है दैट इज़ कांस्टेंट, व्हाइल द वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। सो अगर हम ये चाहें कि हमें डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन की पता लग गई दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, और ये हमेशा सेंटर के गिर्द होगी, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन? तो ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड किस तरह से कंप्यूट की जा सकती है? इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। हम इसको ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी जो है वो बी पॉइंट पे थी, दैट इज़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी v1। फिर वो सेकंड जो पोज़ीशन पे पहुँची है सर्कुलर पाथ के अंदर, दैट इज़ द पॉइंट सी। तो बॉडी का कितना चेंज आया, एज़ यू कैन सी हियर द v1 इज़ द इनिशियल वन, v2 इज़ द फाइनल वन। So the change will be equal to that can be represented as v2 minus v1। बट इसको किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है? इसको कंप्यूट करने के लिए हम एक ट्रायंगल डेवलप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ए से लेके बी तक का डिस्टेंस भी आर रहेगा, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस भी आर रहेगा। जबकि आपके पास जो बी से लेके सी तक का जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ डेल्टा एस, और ये क्या है, कॉर्ड कहलाता है। तो ज्योमेट्री के अंदर इस लेंथ को क्या कहा जाता है जी? द शॉर्टेस्ट कर्व पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द कॉर्ड। और कॉर्ड के बारे में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज के एंगल, रेडियस और इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। कि थीटा जितना ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो इस सेंस के अंदर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा है। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो एस की बजाय आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, एस इज बेसिकली एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम अगर एस को फाइंड आउट कर लें और उसके बाद अगर हमें थीटा पता लग जाए, तो थीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, आप वैल्यू निकाल सकते हैं एस ओवर आर की। सिमिलरली अगर देखा जाए तो बहुत ही ग्राउंड लेवल के ऊपर तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को आपस में देख के ये स्टडी किया जा सकता है कि ओवरऑल चेंज कितनी आई है बॉडी के अंदर, तो इसका बड़ा आसान तरीकाकार है कि आप v1 वेक्टर को ट्रांसलेट कर दें यहाँ पे, और v2 वेक्टर को इसके साथ ले आए। सो एज यू कैन सी है कि ये जो पोजीशन है, ये p पोजीशन के ऊपर कॉमन हमने कोई पॉइंट ले लिया, और v1 और ये v2 जो है एक उसी डायरेक्शन के अंदर v1 ले लिया हमने, और उसी के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हमने क्या ले लिया है जी, v2 ले लिया है। एज यू कैन सी दैट कि हम जानते हैं कि हेड टू टेल रूल जो होता है वो ये कहता है कि आपके पास पहले वेक्टर का हेड होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो आपके पास इनिशियल वेक्टर की टेल से लेके फाइनल वेक्टर के हेड तक होता है। सो यू कैन सी है हमने यहाँ पे इसका रिजल्टेंट लेने के लिए ओवरऑल एक दूसरा वेक्टर डेवलप कर लिया, दैट इज द डेल्टा v। तो v2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो v2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके बराबर है जी, v1 प्लस डेल्टा v। तो ये आपके पास डेल्टा v है। अगर हम डेल्टा v कंप्यूट करना चाहते हैं तो अगर आप रीअरेंज करें तो वी गॉट हियर v2 माइनस v1, और ये v2 माइनस v1 हमें पता लग गया। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v हमें पहले भी पता था ये इसके बराबर है, बट डेल्टा v की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं पता थी, दैट इज द डायरेक्शन, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये किधर की तरफ जा रही है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये किसी भी पॉइंट पे अगर कंप्यूट की जाएगी तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज़ ऑलवेज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो ये सेंटर की तरफ होगी, इसी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। बट अगर इसका हमें मैथमेटिकल फार्मूला निकालना है एक्सेलरेशन का तो वो किसके बराबर होगा, उसके लिए आप इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको कंप्यूट करने की कोशिश की है। इसका हिंट ये है कि आपने दो ट्रायंगल्स बना लेनी है। जो सबसे पहली ट्रायंगल है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दैट इज रिलेटेड टू द एस आर आर एंड द थीटा। ये एक पहली ट्रायंगल है जो कि बॉडी के पाथ के लिहाज से बनाई जा रही है, और एस इज द, you can say the locus point here, सॉरी chord of the length। तो s इज इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा आपने कंप्यूट करना है, और ये हो जाएगा जी s ओवर r। ये आपकी पहली इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। इसी तरह से आपने एक और ट्रायंगल डेवलप करनी है जो कि आपको सेम इंफॉर्मेशन दे रही है, बट सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एज यू कैन सी है कि आपके पास क्या होगा जी, ये डेल्टा v है, ठीक है जी,
ये वी है और ये भी वी है और यहाँ पे आपके पास जो एंगल है दैट इज़ द थीटा। तो ये ट्रायंगल नंबर 2 आ जाएगी आपकी। यहाँ से भी आप थीटा निकाल सकते हैं और थीटा जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा? हेयर फॉर एंगल थीटा इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी। तो ये v ओवर v के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा एस ओवर आर है और ये जो एस है ये किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v थी और उसकी स्पीड जो है दैट इज़ v। तो उस वाले से आपके पास देख सकते हैं v डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी इज़ बेसिकली द टाइम जो चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड जो है वो बॉडी की सेम रहती है तो इसलिए आप यहाँ पे एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड द आर इज रिमेन द सेम तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी ओवर आर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों एंगल्स एक जैसे हैं तो इसे साथ अब रिलेट कर सकते हैं। वी हैव हियर डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी ओवर आर। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें और चेंज करें तो वी गॉट हेयर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो अगर आपके पास इसको रीअरेंज ही करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इट विल बिकम डेल्टा वी। इस डेल्टा टी को इधर ले जाए और उस वी को उधर ले जाए तो वो वी स्केयर ओवर आर की फॉर्म में आ जाएगा और उस वाले से आपके पास आ जाएगा वी स्केयर ओवर आर और डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है जी? एक्सेलरेशन। हमने यहाँ पे सेंटीपिटल क्यों कहा है? बिकॉज ये वो एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड्स द सेंटर है और सेंटीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सेंटीपिटल। और एक्सेलरेशन ये वो एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर की तरफ मूव करवाता है बॉडी को। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा जो कि सेंटर सीकिंग होगा। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं और इसको मोस्टली तौर पे ए सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और ये वी स्क्वायर ओवर आर के लिहाज से कंप्यूट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्कल के हिस्से को देखें तो 2 तरह के कंपोनेंट बनाते हैं। एक होता है टेंजेंट वाला हिस्सा जो कि बाहर की तरफ है और एक होता है वो रेडियस वाला पार्ट जिसको हम रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। तो आम तौर पे जो सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाते हैं जी? सर्कल के या सेंटीपिटल फोर्स के ए आर रेडियल कंपोनेंट कहलाते हैं। जबकि जो ए थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है जी? टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एक आपके पास ए आर कंपोनेंट होता है सर्कुलर फॉर्म मोशन के अंदर और एक ए थीटा वाला कंपोनेंट होता है। जो ए आर वाला कंपोनेंट है इट इज कॉल्ड द आर फॉर रेडियल और जो थीटा वाला कंपोनेंट है दिस इज फॉर द टेंजेंशियल। सो अब आपके पास जो है वो सिंपली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसके अंदर आपसे डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाए या सर्कमफेरेंस के लिहाज से पूछा जाए तो आप वो कंप्यूट कर सकते हैं। अगर सर्कमफेरेंस का पूछा जाए तो सर्कमफेरेंस जो है वो किसी भी सर्कल का जो टोटल रीजन है बाउंडेड लीनियर फॉर्म के अंदर वो होता है और जैसा कि ये देख सकते हैं आप और सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। जबकि जो डायमीटर होता है दैट इज बेसिकली द 2 आर और ये 2 आर के बराबर होता है। तो उस वाले से आप सिंपल रिलेशंस के साथ जो है वो इन सारी इंफॉर्मेशन को पुट करते हुए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। एक्चुअली दिस v इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। डी ओवर टी जो है एक्चुअली तौर पे s इज इक्वल टू वी टी की फॉर्म में है। तो यू कैन सी है कि ये s इज इक्वल टू वी टी या डी ओवर टी है तो उस वाले से ये 2 पाई आर ओवर टी कैन बी रिटन एज v। तो ये v की वैल्यू आप यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे इट विल बिकम 2 पाई ओवर आर 2 पाई आर ओवर टी। तो यहाँ पे ये जो टी है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड टाइम पर रेवोल्यूशन। तो ये टाइम पीरियड कहलाता है। इसको पुट करते ही हमारे पास एक स्क्वायर को ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आर जो है नीचे भी है तो एक आर कट जाएगा। तो वी हैव हियर 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। और आप इस टी को जो है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो एज यू नो दैट द टाइम पीरियड इज बेसिकली इक्वल टू जी
रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन यूँ भी लिखी जा सकती है, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर एफ स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप इसके मुताबिक भी सिचुएशंस को कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो सेकंड टाइप है सर्कुलर मोशन की, वो डिस्कस करेंगे। एंड इट इज़ क्वाइट ईजियर, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ का इजाफा है दैट व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर अगर आपके पास कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, तो इस तरह की जो मोशन होगी बॉडी की, जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है, इट इज़ कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि दिस इज द इक्वेशन पार्ट नंबर ए ऑफ द फिगर, जिसके अंदर आपके पास बॉडी जो है वो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अप कर रही है, और इसकी जो टोटल स्पीड है वो हमेशा वो कांस्टेंट रह रही है। जबकि इस कंपोनेंट के अंदर ये है कि कार जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, और जैसे वो स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेडियल कंपोनेंट के साथ साथ इस बॉडी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो भी बढ़ेगा। उसके बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन थी और कंडीशन थी कि आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो यहाँ से क्या हो सकता है, वेरी होता है। एक्चुअली आपके पास एंगल यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, बट यहाँ पे आपके पास जो एंगल है वो थोड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके पास क्या है, बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ से थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव करना शुरू करती है, और उस तरह से ये रोटेट करती है। सिमिलरली अगर कोई बॉडी आपकी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन होती है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट के क्या है, ऑपोजिट हो जाता है, और ये 180 डिग्री के ऊपर आ जाता है। इसके 180 डिग्री पे आने की वजह से इसका आपका जो एंगल होगा दैट विल बिकम मोर देन 90 डिग्री। तो ये है लेस देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री हो जाता है ये सिचुएशन में। जबकि ये वाला जो है इट बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से क्या हो जाता है जी, ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम क्यों मॉडल कर सकते हैं। आइए देखें क्या, जब हम एग्ज़ैक्टली ये बात करते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिहाज से। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन there is also a component of acceleration that is parallel to the instantaneous velocity. This is the component parallel that we discussed in the section 3.2. Here we call this as a tangential component. और यहाँ पे एक आपके पास पैरेलल कंपोनेंट डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एटीएन लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंट जगहों पे ऊपर, और कुछ जगहों पे ए आर ए डी लिखा हुआ है। आर ए डी जो है दैट स्टैंड फॉर रेडियल कंपोनेंट, एंड ATN जो है दैट स्टैंड फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो रेडियल कंपोनेंट होगा, जैसा कि हम पहले भी जानते थे कि जो रेडियल कंपोनेंट है इट गिव्स अस द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही है, इसका फार्मूला सेम वही है। बट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये एक्चुअली तौर पे एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन है, और ये जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद उसकी मैग्नीट्यूड के हिसाब से द डी वी ओवर डी टी, एक्चुअली इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन। तो ये डी वी ओवर डी टी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही इस दफ़ा एडेड हैं। अगर आपके पास एक सिचुएशन हो जिसके अंदर ये दोनों ही सिचुएशन एडेड हो, तो ऑब्वियसली आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर लेना होता है, बिकॉज आपके वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास ए टी है और ए आर है। तो आप इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो टोटल फार्मूला कुछ यूँ बनेगा। द फर्स्ट कंपोनेंट ए टी है एंड द सेकंड कंपोनेंट जो है वो ए आर होगा। तो इट विल बिहेव लाइक द सेम एज वी हैव एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट। तो आप मैग्नीट्यूड लेना जानते हैं किसी भी वेक्टर की, अगर वो टू डिमेंशनल होगा तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर लिखा जाता होता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो it will be have the same value as we have the for the two dimensional vector और टू डिमेंशनल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ए आर की वैल्यू पुट कर देंगे वी स्क्वायर ओवर आर, और ए टी जो है डी वी ओवर डी टी आ जाएगा, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि टोटल जो नेट आपके पास इफेक्ट है वो कंप्यूट किया जा सकता है।
तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको ए कंपोनेंट देने के बाद टोटल नेट एक्सेलरेशन और एआर कंपोनेंट देने के बाद ये भी पूछा जा सकता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कंप्यूट करके दें, आपके पास क्या आता है? तो आप इस मैग्नीट्यूड वाले फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हुए भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सारी बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपने ये देखना होगा कि अगर तो आपके पास बॉडी की जो स्पीड है, वो बढ़ रही है, तो फिर आपने कौन से फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करना है। अगर आपको कहा गया है कि आपने क एक्सेलरेशन कंप्यूट करें फॉर अ केस जिसके अंदर बॉडी जो है वो नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन करती है, तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि बॉडी जो है वो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज़ कर रही है और उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो फिर आप सिर्फ़ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे और इसकी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। बट अगर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन यूनिफ़ॉर्म का पूछा गया, तो हम इन दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेके फिर नेट रिज़ल्ट को कंप्यूट करेंगे। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मोशन इन 3 डायमेंशन को पढ़ेंगे और ये हमारा टॉपिक होगा। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम पोज़ीशन वेक्टर को, हम वेलोसिटी को, हम एक्सेलरेशन को और इक्वेशन ऑफ मोशन को 3 डायमेंशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन के अंदर कर सकते हैं। आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से हमसे क्वेश्चंस और डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।